नमस्कार दोस्तों। जनरल हिस्ट्री सेकंड पेपर जो कि यूपी पीसीएस मेंस और आईएएस मेंस में गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस टॉपिक शामिल है, जिसमें से लगभग 30 से 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, चाहे यूपी पीसीएस मेंस हो या सिविल सर्विसेज मेंस हो। गवर्नेंस एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और गवर्नेंस के सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शुरुआत गवर्नेंस से होती है, उसी का पार्ट है गुड गवर्नेंस। उसी में हम गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब पढ़ते हैं और इसी से निकल के आता है ई गवर्नेंस, जो मैंने पहले बता रखा है। इसके अलावा सिटीजन चार्टर। और गुड गवर्नेंस तब तक नहीं आप लागू कर पाएंगे जब तक कि सिटीजन चार्टर का प्रयोग नहीं होगा, ई गवर्नेंस का प्रयोग नहीं होगा और सिविल सोसाइटीज, एनजीओज, कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम, शिकायत निवारण तंत्र का अगर व्यवस्था नहीं होगी तब तक गवर्नेंस नहीं होगा। और गवर्नेंस का क्वालिटेटिव जो शब्द है वो है गुड गवर्नेंस। तो कभी कभी हम लोग गवर्नमेंट, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन सबको एक समझ लेते हैं, जबकि ये सब अलग अलग हैं। और अब हम लोग गवर्नमेंट का शब्द का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं और गवर्नेंस का ज़्यादा अच्छा करते हैं। हम ये देखते हैं, हम लोग कहते हैं कि गवर्नेंस कैसा है, शासन कैसा है। शासन को हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं सरकारी सेवा में, और उसको अगर कहा जाए तो गवर्नेंस का मतलब होता है कि प्रोसेस कैसा है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसकी प्रक्रिया क्या है। देखिए, गवर्नमेंट को पहले हम लोग समझ लें। गवर्नमेंट एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है किसी भी इंस्टीट्यूशन का, और इस गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी तीनों आ जाते हैं। गवर्नमेंट के पार्ट में विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, चूंकि तीनों की भूमिका गवर्नमेंट में अनिवार्य है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट का काम होता है कानून बनवाना, नीतियां लागू करवाना और लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को बनाए रखना। ये एक प्रकार का फॉर्मल स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का। ठीक, लेकिन ये चीजें जैसे कानून बनाना है, नीतियां लागू करना है, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को बनाए रखना है, इसको जो बनाने या करने के तरीके होते हैं उसे गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, तो गवर्नेंस जो है वो एक प्रकार का प्रोसेस है। ठीक, शासन एक प्रक्रिया है कि आप किसी काम को किस तरीके से कर रहे हैं, और यदि उसको बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उसकी आप एक क्वालिटेटिव तौर तरीके से काम कर रहे हैं, गुणात्मक तरीके से काम कर रहे हैं, तो हम उसी को कहते हैं गुड गवर्नेंस। गवर्नेंस एक प्रक्रिया है। सरकार क्या करती है, कैसे करती है, किस दर पर, किस कीमत में करती है, वो जो उसकी प्रक्रिया है उसको जानना हर नागरिक का अधिकार होता है। तो वो प्रक्रिया यदि जितनी खुली होगी, जितने अच्छे तरीके से उस काम किया जा रहा होगा, उतने ही कहते हैं गवर्नमेंट की, कहते हैं कि हम गवर्नेंस बहुत अच्छा है सरकार का। सरकार तो अच्छी है ही, उसकी गवर्नेंस बहुत अच्छा है, यानी कि जो भी काम कर रहा है सरकार, उस काम को करने के जो प्रक्रिया है, जो तौर तरीके हैं, वो बहुत अच्छे हैं। ठीक, तो शासन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नीतियां, नियम और निर्णय बना लिए जाते हैं, लागू किए जाते हैं। ठीक है, समझ गए कि शासन वह प्रक्रिया है, यानी कि गवर्नेंस इज द प्रोसेस बाय विच
रूल्स, पॉलिसीज एंड एक्शन आर फार्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड। शासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नीतियों का और निर्णयों का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया जाता है। प्रक्रिया पर जोर देता है, प्रोसेस। और सरकार एक औपचारिक संस्था है जिसका काम है कानून बनाना, नीतियां लागू करना, व्यवस्था। और इसको जितने अच्छे तरीके से, जितने ही खुलेपन तरीके से हम चीज़ों को करेंगे वो हमारा गवर्नेंस, और जितना हम उसमें क्वालिटी डालेंगे उतना ही हम कहेंगे कि गवर्नमेंट का गवर्नेंस गुड गवर्नेंस है। अब आता है, जब गुड गवर्नेंस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो गुड गवर्नेंस में क्या क्या चीजें आती हैं। तो गुड गवर्नेंस में 8 विशेषताएं हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं इसके बैकग्राउंड में आपको ले जाऊं कि सबसे पहले गवर्नेंस को, गुड गवर्नेंस को 1989 जॉन मेजर सरकार जो कि ब्रिटेन में थी, उसने गवर्नेंस शब्द का, गुड गवर्नेंस शब्द का इस्तेमाल किया था। ठीक है, भारत में इसको जब हम आपका मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, नरसिम्हा राव गवर्नमेंट आई और उस समय जब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई गई थी, तब ये गुड गवर्नेंस शब्द को प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो जो आपका गवर्नेंस, आपको बता दिया, गवर्नेंस एक प्रोसेस है किसी भी काम को करने का, और गवर्नमेंट एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसमें गवर्नमेंट के तीनों अंग, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका आती है, सेपरेशन ऑफ पावर के साथ। ये अपने अपने कार्यों को स्वतंत्र है। ठीक है, और ये तीनों काम करते हैं, तो कानून बनाते हैं, नीतियों को लागू करते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बना के रखते हैं। और इन चीज़ों को जो बनाने की प्रक्रिया है, काम करने की प्रक्रिया है, लागू करने की प्रक्रिया है, जितनी पारदर्शी होगी, जितना अच्छे तरीके से की जाएगी, उसको हम गुड गवर्नेंस में शामिल करते हैं। तो गुड गवर्नेंस में 8 विशेषताएं, उसके 8 एलिमेंट हैं। और इस गुड गवर्नेंस को केवल आप सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर में गवर्नेंस में नहीं लिखेंगे। ये गुड गवर्नेंस आपके प्रत्येक एसे में आएगा, लिख सकते हैं, प्रत्येक आंसर में किसी भी पेपर में आएगा। आप एथिक्स में इसका प्रयोग अधिक से अधिक कर सकते हैं। यानी कि यदि आपको गवर्नेंस पर कमांड है तो आप सिविल सर्विसेज में 75%, 55% आप सफलता पर भी अपनी कमांड कर लेंगे, क्योंकि सिविल सर्विसेज में जो सिलेबस तैयार किया गया है वो बहुत अधिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान रख के तैयार किया गया है। और अगर आपने गवर्नेंस टॉपिक को तैयार कर लिया तो जो एक ऑप्शनल पेपर है सिविल सर्विसेज में आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर आपका कमांड हो जाएगा। तो इनके शब्दों को, इनकी व्यापकता को आपको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। आगे आता है सुशासन, गुड गवर्नेंस। तो अब ये आपको बता दिया कि गवर्नेंस एक प्रक्रिया है कि सरकार या सरकार की अन्य संस्थाएं किस प्रकार से काम करती हैं। दूसरी बात, सरकार में तो केवल औपचारिक संस्था है सरकार, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका शामिल है। लेकिन गवर्नेंस में वे सभी शामिल हैं जो नीतियों के निर्माण, नीतियों को लागू करने, कानून को बनाने, कानून के बनवाने में सहायक होते हैं। गवर्नेंस गवर्नमेंट का व्यापक शब्द है। आप ये मत सोचिएगा कि गवर्नमेंट के अंदर गवर्नेंस है, बल्कि गवर्नेंस जो है, शासन जो शब्द है, वो गवर्नमेंट से भी ज़्यादा व्यापक है, क्योंकि गवर्नमेंट में निजी क्षेत्र को शामिल नहीं करते हैं, बल्कि सरकार को शामिल करते हैं। सरकार के तीनों अंगों को, एग्जीक्यूटिव, आपको जुडिशरी और आपका लेजिस्लेटिव। प्राइवेट को शामिल नहीं करते हैं गवर्नमेंट में। और गवर्नेंस में प्राइवेट भी शामिल होगा, सिविल सोसाइटी भी इसमें शामिल हो जाएगी, इसमें एनजीओ भी शामिल हो जाएंगे, एडवाइजरी बॉडी भी शामिल हो जाएगी। यानी कि समाज के, देश के सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उस नीति या नियमों को प्रभावित कर सकते हैं, गवर्नमेंट के काम को प्रभावित कर सकते हैं, उस नियम से वो जुड़े हुए हैं, उसमें नियम और कानून में उनकी भूमिका भी जरूरी है।
क्योंकि ये नियम और कानून और योजनाएं उनके लिए बनाई जा रही हैं, तो वो गवर्नेंस के पार्ट होंगे। तो आप लिखेंगे कि सरकार में, गवर्नमेंट में तो 3 शामिल हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, लेकिन गवर्नेंस में गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट के अलावा वो सभी संस्थाएं, वो सभी स्टेक होल्डर्स, वो सभी लाभग्राही बेनिफिशरीज जो इन नियम, कानून, योजनाओं से प्रभावित होते हैं, उसमें सिविल सोसाइटी भी होगी, एडवाइजरी ग्रुप भी होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होगी, आम नागरिक भी होंगे, जनरल पीपुल भी होंगे जो इनसे प्रभावित होंगे। वो सभी लोग इस प्रक्रिया में, नीति के निर्माण की प्रक्रिया में, योजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होंगे। इसीलिए कहते हैं कम गवर्नमेंट हो, अधिक गवर्नेंस हो। ये अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा था लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, यानी कि सरकार की भूमिका कम हो, गवर्नेंस ज़्यादा हो। जब गवर्नेंस ज़्यादा होगा और वो क्वालिटेटिव गवर्नेंस होगा तो वो गुड गवर्नेंस की ओर बढ़ेगा। तो गुड गवर्नेंस में कौन कौन सी विशेषताएं शामिल किया गया? नंबर 1, पार्टिसिपेटिव। आप जब गवर्नमेंट के तीनों शाखाएं काम करें और वो चाहते हैं कि वो तीनों शाखाएं गवर्नेंस की ओर, गुड गवर्नेंस की ओर बढ़ेंगी, तो उसको पार्टिसिपेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि आप कोई भी, सरकार कोई भी नियम, कानून, नीतियां बनाए तो समाज के सभी वर्गों, सभी बेनिफिशरीज, लाभग्राही और सभी स्टेक होल्डर्स को उस निर्माण, उस निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी करे। तभी कहते हैं कि गवर्नेंस बहुत अच्छा है गवर्नमेंट का, यानी कि अगर अपने निर्णयों में जनता की भागीदारी को शामिल करते हैं तो वो लोकतांत्रिक देश में गुड गवर्नेंस बढ़ेगा, लोगों को अपनी बात को कहने का अधिकार होगा और जो नीतियां बनेंगी वो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए होंगी वो, ठीक है, जनता को होंगी, समर्पित होंगी वो योजनाएं, ठीक है, अगर भागीदारी करेंगे। दूसरी बात, जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। दूसरी विशेषता कहा उन्होंने कि गवर्नेंस तब गुड गवर्नेंस हो जाएगा जब हम लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट को अपने कामों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी बनाएंगे। अगर हम जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाएंगे तो फिर गुड गवर्नेंस नहीं होगा। वो योजनाएं चले या ना चले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम जनता के प्रति जवाबदेही बना देंगे और उसके आधार पर उनके पनिशमेंट का निर्धारण होने लगेगा, तो जो नीतियां, योजनाएं और निर्णय लिए जा रहे हैं, जिस प्रक्रिया के माध्यम से लिए जाएंगे, उस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से लागू भी कराएंगे, तो जवाबदेही होगी। अब जैसे पार्टिसिपेटिव है, भागीदारी है, तो भागीदारी के लिए मैंने कहा कि जनता की भूमिका होनी चाहिए। अब सिविल सर्विस जो प्रश्न पूछता है वो वर्तमान में प्रासंगिकता के आधार पर पूछता है और ये कहता है कि गुड गवर्नेंस हिंदुस्तान में कैसे लागू हो रहा है, आप हमको बताइए। तो आप पार्टिसिपेशन की बात करेंगे तो कैसे लागू हो रहा है, तो हम आपको उदाहरण दे देते हैं। अब बताइए, पंचायती राज एक्ट बनाया गया है। पंचायती राज एक्ट में ये लिखा हुआ है कि ग्राम सभा 18 वर्ष के आयु के जो लोग होंगे और निर्वाचित नामावली में उनका नाम होगा, उससे मिलकर बनेंगे और गांव की योजनाओं को बनाते समय इनकी भूमिका होगी। तो पंचायती राज लाया इसलिए गया है कि गांव के लोग मिलजुल कर आप योजनाओं का निर्माण करें। ये गुड गवर्नेंस तरीका है, ठीक है। तो भागीदारी का समझ गए। दूसरा, माई गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, सरकार ने ऐप बनाया है कि आप माई गवर्नमेंट में जब सरकार कोई भी नीति, नियम, कानून बनाता है तो उससे पहले उसका ड्राफ्ट डाल देता है और जनता से सुझाव मांगता है कि आप जो भी उसकी स्टेक होल्डर से बेनिफिशरीज हैं उस योजना से वो अपने अपने सुझाव दें कि बताइए इसमें हम क्या क्या चीज़ें और शामिल करें। तो देखिए, पार्टिसिपेशन का यह भी है, माई GOV प्लेटफॉर्म। देखिए, बहुत चीज़ें इस स्क्रीन में नहीं है। अगर मेरे वीडियो को आप, मेरी आवाज़ नहीं सुनेंगे तो आप अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, आप सुनिए ज़्यादा, ठीक है। तो भागीदारी में आपका माई GOV है। जन सुनवाई भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कर रखा है।
तो यह भी पार्टिसिपेशन है। आप देखते हैं कि प्रत्येक मंगलवार को तहसीलों में जन सुनवाई होती है, तो ये भागीदारी है। समस्या बताइए क्या कैसे करना है बताइए, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन, आप देखते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन में लोगों से राय मांगी जाती है कि आपके जिले में, आपके शहर में क्या क्या मानक, कौन कौन से मानक क्या क्या अच्छे हैं, क्या क्या गलत हुए हैं, क्या 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 आप अपेक्षाएं करते हैं कि इसमें और होना चाहिए। तो ये स्वच्छ भारत मिशन में ये मानकों को स्टैंडर्ड किया जा रहा है, ठीक है। ये भागीदारी है। जवाबदेही, जवाबदेही मतलब बता दिया मैंने, लोक सेवक अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी का मैं अर्थ एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पद में शामिल होती है और अकाउंटेबिलिटी हमें वैधानिक रूप से अपने कामों के लिए जिम्मेदार बनाती है। ध्यान रहे, अकाउंटेबिलिटी एक लीगल वर्ड है। जब आप कोई काम करेंगे तो आप अपने उस काम के प्रति जिम्मेदार हो जाएंगे। कोई भी कमी निकलेगी, जांच होगी तो आपके पदीय दायित्वों का निर्धारण कर दिया जाएगा कानूनी रूप से। तो ये अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। अब अकाउंटेबिलिटी कैसे, कौन निर्धारित कर रहा है, आप देख लीजिए। सीबीसी का गठन किया गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करता है जब जांच करता है, ठीक है। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम आया, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नियुक्त करेगा जब आपके खिलाफ जांच करेगा। सीएजी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करेगा जब वो ऑडिट करेगा कि इस पैसे को खर्च करने के लिए आपका पदीय दायित्व था और आप इस दायित्व को निर्वहन करने में असमर्थ रहे, तो आपके विरुद्ध ये कार्रवाई की जा रही है। तो ये अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करने वाले संस्थाएं भारत में की गई है। पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्यूसल सिस्टम, जो हम लोग अपनी शिकायतों को दर्ज करते हैं, वो जवाबदेही निर्धारित करता है कि किस अधिकारी ने कितने समय में सूचना नहीं दिया है। आरटीआई आपकी जवाबदेही निर्धारित करता है और 25,000 तक जुर्माना लगाने की जिम्मेदारी करता है। तो आपको मैं बता दिया कि ये गुड गवर्नेंस के पार्ट है। गुड गवर्नेंस के कारण ये हमारे अधिनियम लाए जा रहे हैं। नेक्स्ट है अनुक्रियाशीलता। अगर आप एक एक शब्द का अर्थ समझ जाएंगे तो आप उसको अधिक से अधिक मात्रा में डिफाइन भी कर जाएंगे। अनुक्रियाशीलता को अंग्रेजी में कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है टाइमली रिस्पॉन्ड। देखिए, काम ये नहीं कि जो सरकार ने आपको कहा कि जनता के लिए काम करना है तो आपने तो काम कर दिया, आज नहीं किया 5 साल बाद कर दिया। पेंशन देना, किसी वृद्धावस्था पेंशन देना या किसी पारिवारिक पेंशन देना सरकार के विभाग का काम है, तो कल नहीं देना था तो कल के अतिरिक्त 4 साल बाद दे दिया। तो ये गुड गवर्नेंस नहीं है। ये तो गवर्नमेंट का काम है और गवर्नमेंट ने कानून बना दिया था, नीतियां लागू कर दिया था, व्यवस्था को बनाने रखने का काम दे दिया था। अब आपने वो काम 1 साल बाद किया, 6 साल बाद किया। बल्कि होना चाहिए रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए। जो सरकार नीति और कानून बनाती है उसको हम समयबद्ध तरीके से यदि लागू करा देते हैं, समयबद्ध तरीके से अगर उसका निराकरण करा देते हैं तो उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। तो आप समझ गए, किसी भी काम को समयबद्ध तरीके से कराना। इसीलिए सिटीजन चार्टर लाया गया है कि आप बताइए कि कौन सा काम कितने दिन में आप करेंगे, ठीक है। मैं सिटीजन चार्टर आपको पढ़ा चुका हूं, अभी इसके बाद एक और मैं पढ़ा दूंगा, मैं डिस्क्राइब करूंगा। इसीलिए सिटीजन चार्टर लाया गया है कि रिस्पॉन्स आप समयबद्ध तरीके से काम करके बताइए। अपने अपने वेबसाइट में बताइए कि कौन व्यक्ति कितने समय में, क्या स्टैंडर्ड होगा, क्या काम करने का तरीका होगा, क्या शिकायत करने का तरीका होगा, शिकायत करने के निवारण की जाएगी। जो काम आपके विभाग का मूल काम है उस मूल काम को आप कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। पासपोर्ट निर्गत करना कितने दिन में पासपोर्ट करेंगे, पेंशन निर्गत करना कितने दिन के अंदर पेंशन निर्गत करेंगे। तो ये सिटीजन चार्टर है और वो गवर्नेंस का ही पार्ट है, गुड गवर्नेंस का। तो अनुक्रियाशीलता गुड गवर्नेंस कहता है रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, समयबद्ध तरीके से काम करिए। चौथी बात है पारदर्शिता। पारदर्शिता के कारण ही आरटीआई लाया गया। आप सरकार को, सरकार के प्रत्येक काम का, सरकार की प्रत्येक संस्था का, ठीक है, काम जनता तक होना चाहिए। जनता को पता होना चाहिए कि वो उसको जो सरकार ने अधिकार दिए हैं, जो उसके लिए योजनाएं बनाई है, जो उसके लिए नीतियां बनाई है, उसके काम करने का तरीका क्या है, उस तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो पारदर्शिता का आशा है कि जनता को जानने का अधिकार होगा कि सरकार कितने समय में किस प्रकार से कर रही है और उसके पत्रावली पर, उसके काम पर क्या प्रगति है। अगर गवर्नेंस को बेहतर तरीके से करना है, गुड गवर्नेंस लाना है, तो ट्रांसपेरेंसी, सरकार की प्रक्रिया, निर्णय
में पूरी पारदर्शी होगी, खुलापन होगा और जनता को कभी भी जानने का अधिकार होगा। अगर ये अधिकार है तो उस देश का गवर्नेंस गुड गवर्नेंस है। कुछ भी छुपाया नहीं जाता है तो वो गुड गवर्नेंस है। गवर्नेंस अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, और गुड गवर्नेंस हमेशा अच्छा ही होगा। तो आप लिखेंगे कि काम करने की प्रक्रिया को गवर्नेंस कहते हैं, सरकार के काम करने की प्रक्रिया में। और इस प्रक्रिया में जो जो लोग शामिल किए जाते हैं, सरकार के अलावा अन्य लोगों को शामिल किया जाता है, वो गवर्नेंस का पार्ट है। इसलिए गवर्नेंस सरकार का एक व्यापक शब्द है। और जब ये कदम सकारात्मक और क्वालिटेटिव होता है, गुणात्मक होता है, तो इसे हम गुड गवर्नेंस कहते हैं। और गुड गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, ट्रांसपेरेंसी का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगला पॉइंट आ रहा, पांचवा, इंक्लूसिवनेस। इंक्लूसिवनेस का मतलब है कि समाज का जो सबसे निर्धन व्यक्ति है, समाज का जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, समाज का जो सबसे एज में है, सबसे किनारे पर है, उसको जरूर आप शामिल करिए उन योजनाओं में और उस नीति के निर्माण में। जैसे महिला, जैसे ट्रांसजेंडर, जैसे अनुसूचित जनजाति, या जैसे पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जात जनजाति का वो जाति या वो तबका जो समाज में अभी तक मेन स्ट्रीम में आ ही नहीं पाया है। अनुसूचित जात जनजाति और बैकवर्ड क्लास एक व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत भी ऐसी बहुत सी जातियां, ऐसे बहुत से वर्ग और सब कास्ट होंगे जिन तक सरकार की विकास की नीतियां पहुंच ही नहीं पाए हैं, बल्कि इसी वर्ग की अन्य जातियों ने उसको हड़प रखा है। तो उन तक खोज के निकालिए और उन तक आप योजनाओं को, नीतियों को निर्माण करके उन तक पहुंचाइए। यह इंक्लूसिवनेस कहते नहीं, समावेशी विकास। जब भी समावेशी विकास शब्द आए तो आप समझ लीजिएगा कि देश का वो सबसे निर्धन, सबसे पिछड़ा, सबसे गिरा हुआ, सबसे विकास की जो विकास उस तक छूता ही नहीं है, विकास तक वो पहुंच ही नहीं पाया है, बस किसी तरह अपने जीवन को काट रहा है उसका समाज, तो उसको आप नीति निर्माण में जरूर ढूंढ के निकालिए। तो हम कहेंगे ये गुड गवर्नेंस है। सर्वसम्मत केंद्रित, कॉन्सेंसस ओरिएंटेड। जब भी आप कोई योजना, नियम, कानून बनाती है सरकार में डिफाइन कर रखा है, तो आप उन हितधारकों, उन स्टेक होल्डर्स को जरूर ध्यान रखें जिनके लिए वो कानून बनने जा रहा है, योजना बनने जा रही है, उनकी सहमत लीजिए। इसीलिए सरकार ने MyGov पोर्टल में ड्राफ्ट डालती है कि भाई जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं वो अपना राय दे दें। ठीक है। अगला है कानून का शासन। गुड गवर्नेंस तब होगा जब कानून सब पर समान तरीके से लागू होगा। आर्टिकल 14 सब पर समान तरीके से लागू होगा। ठीक है। आपका सरकार और समाज के प्रत्येक तबके कानून के सामने बराबर होंगे। ये नहीं कि सिविल सर्वेंट, एलीट वर्ग को कानून का दूसरे रूप में देखा जाएगा, आम आदमी, गरीब आदमी पर कानून दूसरे तरीके से लागू किया जाएगा। अगर कानून का शासन है तो गुड गवर्नेंस है। प्रभावशीलता और दक्षता, बहुत अच्छा शब्द है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। प्रभावशीलता शब्द का मतलब समझ लीजिए, जो भी आपकी डिजायर्ड गोल हैं और जो आप परिणाम प्राप्त कर रहे हैं तो उसको समयबद्ध तरीके से प्राप्त कर लें, यानी कि अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करना प्रभावशीलता। कहते हैं कि इस योजना की इफेक्टिवनेस बहुत अच्छी है, मतलब इसने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया। एफिशिएंसी, उन लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से कम लागत में अधिकतम प्राप्त करने का कोशिश करना एफिशिएंसी होता है। ठीक है। मिनिमम रिसोर्सेस, मैक्सिमम आउटपुट, ये है। अगर ये विशेषता भी आ रही है तो गुड गवर्नेंस है, क्योंकि आपने अपने सरकार के द्वारा बनाए गए जो योजनाएं हैं, नीतियां हैं और निर्णय हैं, उनको आपने अच्छे प्रक्रिया के द्वारा सबको शामिल करते हुए सही समय पर उसको लागू किया और लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया। गवर्नमेंट का काम है नीतियों को बनाना और गवर्नेंस का काम है नीतियों को लागू करके लक्ष्यों को प्राप्त करना। इससे स्पष्ट हो गया कि जो आपका गवर्नेंस है गवर्नमेंट से ज़्यादा व्यापक है। और दक्षता के साथ प्राप्त करिए लक्ष्यों को, यानी कि मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम आउटपुट, कम संसाधनों के द्वारा अधिकतम उत्पादन करिए। तो ये 8 विशेषताएं गुड गवर्नेंस का पार्ट हैं। ये पार्ट 1 है, इसको और अगले वीडियो में विस्तार से बताया जाएगा।
इस पर प्रश्न कैसे बनते हैं भारत सरकार यूपी पीसीएस मेंस और सिविल सर्विसेज मेंस पर, उस पर भी चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक, गवर्नेंस टॉपिक जो भी मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ये आपके न केवल निबंध में बल्कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऑप्शनल पेपर में, जनरल स्टडीज में, यूपी गवर्नमेंट का जो क्वेश्चन पेपर 5th और 6th है उसमें भी गवर्नेंस आएगा उसमें। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि सिविल सर्विसेज और यूपी पीसीएस के मेंस में लगभग 100 मार्क्स का क्वेश्चन या 100 मार्क्स से अधिक का क्वेश्चन किसी न किसी रूप में एथिक्स में मिल सकता है, सिविल सर्विसेज के रोल पे मिल सकता है, ठीक है, गवर्नेंस में मिल सकता है, गुड गवर्नेंस मिल सकता है, गवर्नमेंट को डिफाइन कर सकता है, सिटीजन चार्टर को, सिविल सोसाइटी को, एनजीओ को, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, इन सब को जब हम पढ़ेंगे तो ये कहीं न कहीं गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, गवर्नमेंट आएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यूपी पीसीएस मेंस के जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को प्रमोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।